अब सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 30 तक आपका है रजिस्ट्रेशन। किसी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है, कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, किसको एग्जाम्पशन है, किसको एग्जाम्पशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या प्रोसेस होगा, कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देर आफ्टर फिर अगर अगर तुमने कॉन्टिन्यूअस 3 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनके पास राइट होता है कि उसको सस्पेंड कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो सेक्शन 22 से लेकर 30 तक में यही कहानी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा सेक्शन है सेक्शन 22, पर्सनल लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। Every supplier shall be liable to be registered under this act in the state or union territory other than a special category state from where he makes a taxable supply of goods or services or both. If if his aggregate turnover in the financial year exceeds 20 lakh rupees, इस 20 लाख रुपीस को अलग कर देना। जो एक्ट आया था तो 20 लाख थी, उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन की लिमिट अलग अलग डिसाइड की है। 20 लाख है आपके लिए फॉर सर्विस के लिए एंड 40 लाख है आपके गुड्स के लिए। ठीक है। कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं जैसे कि लद्दाख वगैरह हो गया या हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उधर आपका क्या बोलते हैं मिजोरम, ऐसे स्टेट्स के लिए, आसाम के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसके लिए टर्नओवर ये आपका कम हो जाता है। कहीं पे 10 लाख है सर्विस के लिए और 20 लाख है गुड्स के लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट where such person makes taxable supply of goods or services both from any of the special category states। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वही है आपका नॉर्थन वाले। he shall be liable to be registered if aggregate turnover in a financial year exceeds कितना 10 lakh rupees। Provided further that the government may, at the request of a special category state and on the recommendation of council, enhance the aggregate turnover referred to the first proviso from 10 lakh to 20 lakh rupees। ठीक है, it depends। further कह रहा है all provided also that the government may all at the request of state and recommendation of council enhance the aggregate turnover from 20 lakh to such amount not exceeding 40 lakh rupees in the case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods। केवल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा क्या, ओनली, देन क्या होगा 40 लाख रुपीज। लेकिन अगर वो गुड्स के साथ साथ सर्विस भी करता है देन लिमिट कितनी हो जाएगी 20 लाख। क्लियर है। For the purpose of this subsection, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods, even if he engaged in the exempt supply of the services provided by way of extending deposits, loan, advance, in so far as in consideration is represented by way of interest or discount। वो कह रहा है कि अगर कोई exempt सप्लाई कर रहा है रिलेटेड टू डिपॉजिट से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिला है तो वो भी जो क्या ये क्या माना जाएगा एग्जेम्प्ट में ही काउंट किया जाएगा। ये पता है किससे रिलेटेड आ जाता है आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट। अगर मान लो इसको जोड़ जाके कहीं उसका वैल्यू उसको तुम सर्विस नहीं मानोगे। अगर एक कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है ठीक है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट एफडी इंटरेस्ट वगैरह से आ जाता है क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम में कॉल कर दिया हम लोगों को, तो उसको आप 40 लाख की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे बोला है 40 लाख की इसी सेक्शन के लिए बोला है। पता लो एग्रीगेट टर्नओवर की सेक्शन अलग अलग है। टैक्स ऑडिट के टाइम पे ये सब इंक्लूड हो जाता है, ध्यान रखना। सॉरी, टैक्स ऑडिट नहीं, जीएसटी ऑडिट के टाइम, एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम। ठीक है, देख अगर 40 लाख की लिमिट तुम देख रही हो केवल गुड्स के लिए तो कई बार सेविंग में इंटरेस्ट भी होता है, एफडी इंटरेस्ट भी होता है ना, तो उसको काउंट नहीं करना। ठीक है, टोटल मान लो 38 लाख गुड्स में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट है, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो 41 लाख हो जाएगा। तो वो 3 लाख रुपए काउंट नहीं हो, जो ये इंटरेस्ट का सेविंग बैंक का है, लोन्स का एडवांस से इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है तो काउंट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग द अपॉइंटेड। मतलब पहला क्लॉज किस चीज का है, जिसका 20 लाख और 40 लाख क्लॉज है उसको रजिस्ट्रेशन देना है। दूसरा क्लॉज उसका कौन सा है कि जब 30 जून 2017 जब जीएसटी आया था तो जिसके पास लाइसेंस था अंडर वैट या अंडर सर्विस टैक्स या अंडर एक्साइज तो उसको जीएसटी मिलेगा कंपलसरी रहेगा। ये क्लॉज 2 होता है। नेक्स्ट आता है where a business carried on by a taxable person registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise another person
as a going concern. The transferee or the successor, as the case may be, shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession. कहता है कि अगर कोई भी बिजनेस एक से दूसरे को ट्रांसफर होगा तो सेल कर दिया, तो दूसरा वाला बंदा भी जिस दिन से ट्रांसफर हुआ उसी दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है। ये तो आपका सेक्शन कौन सा प्रोवाइड करता है? लाइबिलिटी के लिए प्रोवाइड करता है कि आपको किस किस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है चौथा, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3 in case a transfer pursuant to the sanction of a scheme, मतलब scheme of an amalgamation arrangement as the case may be, demerger of two or more company pursuant to an order of high court tribunal, otherwise the transferee कौन होगा पता है? जो परचेजर होता है, shall be liable to be registered with effect from the date of which registrar of the company issued a certificate of incorporation giving effect of the high court order। ये क्वेश्चन, ये चौथा पॉइंट ये कह रहा है हाई कोर्ट ने अगर कोई किसी कंपनी को मर्ज होने के लिए बोला है, डीमर्ज होने के लिए बोला है, मर्जर डीमर्जर के लिए बोला है, तो जिस दिन से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और रजिस्ट्रार ने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है, उस दिन से ये माना जाएगा कि आपका मतलब उस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना कंपलसरी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके पास एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल द सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ऑन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। अगर आपने जो भी याद करो एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला, तो वो भी टर्नओवर काउंट किया जाएगा। The supply of goods after completion of job work by a registered person job shall be treated as a supply of goods by the principal referred in 143, and the value of such shall not be included in the aggregate turnover of the register of the job worker। ये कह रहा है देखो, अगर जॉब वर्कर ने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल पे कोई सेल किया है तो प्रिंसिपल का सेल माना जाएगा, जॉब वर्कर का सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी बोला हुआ है shall mean the state as specified in the clause G 4 of the 279E of the Constitution except state of Jammu and Kashmir and state of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh and Meghalaya, सिक्किम। ये सारे आपके क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे क्या है? स्पेशल स्टेट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपकी 10 लाख वाली लिमिट अप्लीकेबल होता है। ये है आपका सेक्शन 22। सर्विस केस में 10 लाख रुपए, गुड्स केस में 20 लाख।